आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक का कहानी साहित्य का एक नया पाठ जंगल का दाह, जिसे हमने पिछली कक्षा में अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करेंगे। लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। जंगल का दाह हमने जब पिछली कक्षा में पढ़ा तो यह समझा कि यह कहानी आदिवासी संस्कृति पर भूमंडलीकरण के संकट की कहानी है। यह आदिवासी धनुर्विद्या के गुरु से मामा सोन की कहानी है। वह अपने साथ के वनवासियों को, आदिवासियों को तथा उनके बच्चों को धनुर्विद्या की शिक्षा के साथ ही साथ जंगल का ज्ञान भी देते थे। जंगल में किस प्रकार रहा जाता है वह जानकारी देते थे। पूरे के पूरे जीवन का सार, जंगल प्रकृति का किस प्रकार साथ संभाल किया जाए, यह बच्चे मामा सोन के साथ रहकर ही सीखते थे। एक राजकुमार जंगल में आखेट के लिए आता है, परंतु वह धनुर्विद्या में इतना कच्चा होता है कि स्वयं की जंगली जानवर शेर से रक्षा नहीं कर पाता। तब मामा सोन के शिष्य उस जानवर को भगाकर राजकुमार को प्राणदान देते हैं। इस बात को सुनकर राजा को बहुत खुशी भी होती है, साथ ही साथ बहुत दुख भी होता है। राजा का यह मानना था कि जो मनुष्य स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वह किस प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। राजा अपने पुत्र को लेकर चिंतित हो जाता है। तभी उसे और राजकुमार को यह एहसास होता है कि राजकुमार की शिक्षा दीक्षा के लिए मामा सोन से बढ़कर कोई और गुरु नहीं हो सकता। इस सब में जंगल को कोई नहीं समझ पाता। राजकुमार और गुरु सोन, मामा सोन, जिसका नवीन नामकरण किया गया आचार्य सोन, उनके लिए जंगल में महल बनाने लगे। इस महल को बनाने के लिए न सिर्फ राजा के सैनिक बल्कि कई तरीके के भवन निर्माता जैसे बेलदार, मिस्त्री, लोहार, सुथार और न जाने कौन कौन जंगल की शांति को भंग करने आ पहुंचा। यहाँ तक की कहानी हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। आज की कक्षा में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पेज नंबर है 65, जिससे हम आज अपनी कहानी आगे पढ़ रहे हैं। फिर इतना ही नहीं, मामा सोन के लिए उपहारों की बैलगाड़ियां भी आने लगी। इनमें जूते, धोती, मुकुट, शिस्त्राण, मणिमालाएं, आसन, आसंदी, पर्यंक, जाने क्या क्या अल्लम गल्लम। किस तरीके से किसी गुरु को रिश्वत दी जाए, यह बात राजा से बेहतर
कोई अन्य नहीं जानता। उसके पास तो यह सब देने की क्षमता भी थी और इच्छा भी। लंगोटी लगाने वाला मामा सोन राजकुमार का गुरु कैसे हो सकता है? अर्थात जंगलवासी लंगोट में रहने वाला मामा सोन राजकुमार का जो स्तर था, जिस प्रकार का गुरु होना चाहिए था, उस धारणा में पूरे नहीं उतरते थे। तो उन्हें राजकुमार के अनुरूप, उन राजकुमार की तुलना में खरे उतरने के लिए कई तरीके के सामान, सुविधाएं भेजी गईं ताकि वह भी राजकुमार की तरह उसके काबिल बन सकें। इन अभूतपूर्व गतिविधियों से जंगल की शांति भंग होने लगी। पेड़ कटने लगे, पानी हवा दूषित होने लगे, पशु पक्षी दूर भागने लगे, छिपने और डरने लगे, उग्र और हिंसक होने लगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पशु पक्षियों को भी अगर उनकी शांति के वातावरण में परेशान किया जाए तो वह अपना स्वभाव बदलकर उग्र और हिंसक हो जाते हैं। पशु पक्षियों के लिए यह सिद्ध है कि वह जब तक छेड़े न जाएं अथवा परेशान न किए जाएं, कभी भी किसी पर हमला नहीं करते। राजा के आदमियों के उत्पात से वनवासी भी परेशान हो गए और अपना घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। कोड़ में खाज यह कि राजा ने आज्ञा निकालकर उस क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि सारे पशु पक्षी वनवासी ही न मार लें, कुछ राजकुमार के लिए भी बचे रहें। कहा यह गया कि वन्य जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है। राजा ने भी आज्ञा प्रसारित कर दी कि अब से आचार्य शोण केवल राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाएंगे। पड़ोसी राज्यों को सूचना भिजवा दी गई कि अगली वसंत ऋतु में हमारे यहाँ धनुर्विद्या प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था आरंभ हो रही है। यदि आप चाहें तो इतना कर व इतना दान हमारे राजकोष में जमा करवाकर अपने राजकुमारों को इतनी अवधि के लिए आचार्य शोण के आश्रम में भेज सकते हैं। शोचनीय बात तो यह थी कि न सिर्फ जंगल में उत्पात मचा, साथ ही साथ वनवासी भी अपना घर छोड़कर तितर बितर हो गए। यहाँ पर एक मुहावरा कोड़ में खाज का प्रयोग किया है, अर्थात एक तकलीफ क्या कम थी जिसमें और एक तकलीफ आ गई। इसके लिए हम एक और मुहावरा प्रयुक्त कर सकते हैं, करेला वह भी नीम चढ़ा। तो राजा ने अब यह भी आज्ञा निकाल दी कि इस क्षेत्र में कोई भी वनवासी पशु पक्षियों को मार नहीं सकता। वह यह भूल गया कि वनवासियों
जीवन निर्वाह इसी जंगल से होता है। और साथ ही साथ अन्य राज्यों में यह मुनादी करा दी गई कि वह अपने राजकुमारों को भी यहाँ इस राज्य में धनुर्विद्या प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि अब गुरु शून सिर्फ राजकुमारों के ही गुरु हैं और इस सब के लिए राजा को एक तय अवधि के लिए चुकानी पड़ेगी। आगे पाठ देखते हैं। अब मामा सोन की कुटिया में अशर्फियों के टोकरे तो भरे हुए थे, लेकिन अब कोई उसे अनाज, सूखा मांस, पशुओं की खाल, बांस की बनी वस्तुएं और जंगली कंदमूल ला कर नहीं देता था। इन चीजों की व्यवस्था भी मामा सोन को स्वयं करनी पड़ती थी। वह कसमसा तो बहुत रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुटिया के बाहर सैनिकों का पहरा था। वह दिशा मैदान को भी जाते तो गुप्तचर उन पर नजर रखते थे। थक हार कर उन्होंने खुद को नियति के हवाले कर दिया। अब कठिनाई तो यह थी कि उनके खान पान, रहन सहन में जो जंगल बसा था और जो उनकी जरूरतों को वनवासी खुशी खुशी पूरा करते थे, अब वह निजी जरूरतें भी उन्हें खुद पूरी करनी पड़ रही थी और इसमें अशर्फियां उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वह दिशा मैदान अर्थात नित्य क्रिया, स्नान आदि भी अगर करने जाते तब उस पर भी गुप्तचर उन पर नजर रखते थे। थक हार कर मामा सोन ने यह समझ लिया कि उनका जीवन अब उनका न रहा। एक दिन राजकुमार ने मामा सोन से पूछा, संपूर्ण धनुर्विद्या सीखने में मुझे कितना समय लगेगा? मामा सोन ने कहा, संपूर्ण का तो नहीं मालूम, लेकिन सीखने के लिए तो पूरी उम्र भी कम है। सीखना तो जीवन भर ही चलता है। यह बहुत अच्छा संदेश है हमारे लिए। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती और सीखना तो कभी थमता भी नहीं है। राजकुमार ने पूछा, आपको जितना आता है इतना सब मुझे कितने दिन में सिखा देंगे? मामा सोन ने कहा, यह तो सीखने वाले की लगन पर निर्भर करता है, पर फिर भी पूनम के 6 चांद तो मान ही लो। राजकुमार जो सब कुछ सीखने के लिए बेहद उत्सुक था और जिसमें कुछ भी सीखने की लगन तो कतई नहीं थी, वह इस प्रकार के ऊट-पटांग प्रश्न पूछ रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा कि शिक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है और शिष्य को अपने गुरु पर
पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। राजकुमार ने पूछा, क्या अवधि कुछ कम नहीं हो सकती? मामा सोन ने कहा, खुद मन लगाकर सीखोगे तो हो सकता है 5 चांद में ही सीख जाओ, पर उसके बाद भी अभ्यास जारी रखना होगा। सब कुछ अभ्यास पर ही निर्भर करता है। बालक इसी प्रकार हर चीज को जल्द से जल्द सीख लेना चाहता है, परंतु वह यह एक बात भूल गया है कि शिक्षा के लिए अभ्यास अत्यंत आवश्यक है और शिक्षा शिक्षक दे सकता है, परंतु शिष्य उस शिक्षा को किस प्रकार ग्रहण करे, यह बात शिष्य के ही हाथ में होती है। इसमें शिक्षक कुछ अधिक मदद नहीं कर सकता। अगला पृष्ठ देखते हैं, 67। राजकुमार ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 महीने से ज्यादा समय नहीं दे सकता। 1 महीने में जितना जानते हो फटाफट मुझे सिखा देना, वरना मैं दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा। बहुत ही दुखद बात है कि शिष्य गुरु की महानता समझे बिना उनसे मुंह जोरी कर रहा है, जो एक शिष्य को बिल्कुल शोभा नहीं देता। और तो और इस शिष्य ने गुरु द्रोण को धमकियां भी दी कि सिखा देना, नहीं तो दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा। राजकुमार इतना कहकर अपने निर्माणाधीन भवन की ओर जाने लगा। मामा सोन ने उसे पुकार कर रोका और पास जाकर कहा, इससे पहले कि विद्यारंभ का दिन आए, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घूमकर पूरा जंगल अच्छी तरह देख लो। जंगल के बारे में गुप्तचरों ने मुझे सब कुछ बता रखा है, फिर भी अपनी आंखों से देखने की तो कुछ बात ही और होती है। देखना क्या है? जंगल में होता क्या है? पेड़ जैसे यहाँ है वैसे ही वहाँ भी होंगे। जब गुरु ने उसे अपना सबसे पहला कार्य करने के लिए कहा कि इससे पहले कि हम विद्या का प्रारंभ करें, तुम मेरे साथ घूमकर पूरा जंगल अच्छी तरह देख लो। परंतु जिस प्रकार राजकुमार को अपने ओहदे का, अपने राजकुमार होने का दंभ है, अभिमान है, उससे इसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा थी। जंगल के बारे में गुप्तचरों ने मुझे सब कुछ बता रखा है, अर्थात उसे देखने और सीखने के लिए जंगल को घूमने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरु ने फिर भी उसे समझाते हुए कहा कि अपनी आंखों से देखना कुछ अलग होता है। राजकुमार का उत्तर देखिए, देखना क्या है?
जंगल में होता क्या है? पेड़ जैसे यहाँ हैं वैसे ही वहाँ भी होंगे। शिकारी को जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित होना चाहिए। मामा सोन ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, कहाँ दलदल है, कहाँ सूखी जमीन, कहाँ गहरा पानी है, कहाँ जानवरों का पानी पीने का स्थान है, कहाँ मधुमक्खियों के छत्ते हैं, कहाँ चींटियों की बाम्बियाँ हैं, कहाँ पेड़ों पर पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं, कहाँ सियार व लोमड़ी ने मांद में बच्चे जने हैं। देखिए, गुरु अपना प्रयत्न करना नहीं त्यागता। वह हर तरीके से राजकुमार को समझा रहे हैं कि धनुर्विद्या सीखना बाद की बात है, उससे पहले जंगल से दोस्ती करना अति आवश्यक है। किस मौसम में कौन से पक्षी आते हैं और कब कितना कहाँ शिकार करना चाहिए, अपनी झोंक में शिकार के पीछे भागते हुए यहीं तुमसे किसी निर्दोष मासूम का घरौंदा दब गया, या घोंसला टूट गया, या छत्ता बिखर गया, या बिल धसक गया, तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। एक छोटी सी जंगली मक्खी भी तुम्हारी जान ले सकती है। जब मामा सोन ने यह समझ लिया कि यह बालक समझाने से नहीं समझने वाला, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी। अपनी ओर से उस बालक को समझाने की भरसक कोशिश की। यहाँ तक भी कहा कि जंगली मक्खी भी तुम्हारी जान ले सकती है। परंतु राजकुमार तो राजकुमार था, वह भला किसी की बात कब समझा था। मामा सोन की बात सुनकर राजकुमार ने लापरवाही से कहा, मुझे कौन सा हमेशा जंगल में रहना है। मैं तो अपनी राजधानी में रहूंगा, जहां अनगिनत सुख हैं। केवल कभी कभी जब सुखों से ऊब जाऊंगा, अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाया करूंगा, आखेट क्रीड़ा के लिए। राजकुमार ने न जंगल की कीमत की, न गुरु की कीमत समझी, और आज वह अपनी शिक्षा दीक्षा की भी कोई कद्र नहीं कर रहा। वह जंगल में सिर्फ आखेट क्रीड़ा के लिए आना चाहता है, जो वनवासियों को नागवार गुजरेगा। मामा सोन को आश्चर्य हुआ, आखेट को तुम्हारी भाषा में क्रीड़ा कहते हैं? तुम्हें क्या आखेट एक खेल लगता है? तुम्हें क्या जानवरों की जान लेना, उनके प्राण हरना खेल लगता है? हमारी तो यह आजीविका है। हम तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आखेट करते हैं। वह भी हमें एक ही दिन नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। हमारे आखेट से
पशुओं की संख्या कम नहीं होती। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनपढ़ अज्ञानी वनवासी मामा सोन को भी पर्यावरण के संतुलन का ध्यान है और हम और आप बैलेंस ऑफ नेचर भूल चुके हैं। हम प्रकृति को दिन प्रतिदिन हानि पहुंचाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि हमें अपने इस कृत्य पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं महसूस होती। हम जब चाहें पेड़ों को काटते हैं, हम जब चाहें पक्षियों को बंधक बनाते हैं, पशुओं का आखेट करते हैं, परंतु आदिवासी इस संतुलन को किस प्रकार बनाए रखा जाए इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं। मामा सोन की बात काटकर राजकुमार बोला, आजीविका थी, अब नहीं रहेगी। आखेट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब तो मैं ही मारूंगा जितने भी मारूंगा, और जब सिर्फ मुझे ही मारने हैं तो कितने भी मारूं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, राजकुमार की मंद बुद्धि, छोटी सोच का उदाहरण है ये पंक्तियां कि अब न आदिवासी रहेंगे न उनकी आजीविका होगी, क्योंकि अब तो आखेट अर्थात हंटिंग जिसे हम कहते हैं पर प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगाया जा चुका है और अब तो मुझे ही सिर्फ मारते जाना है जानवरों को। तो मैं कितने भी मारूं, अब किसे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ वह स्वार्थी होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। राजकुमार की बात सुनकर मामा सोन को धक्का लगा। दुखी मन से लौट गए। अगली सुबह राजकुमार के नवनिर्मित महल में गए और बोले, कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी। कल ब्रह्म मुहूर्त में उठना और मेरे पास आना, हम व्यायाम करेंगे। राजकुमार के कटु वचन सुनकर गुरु को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अपने मन को शांत करके लौट गए और दूसरे दिन फिर राजकुमार के पास पहुंचे, क्योंकि यही उन्हें करना पड़ेगा। वह बहुत बाध्य किए गए थे ऐसे आचरण के लिए। उन्होंने राजकुमार से कहा कि उसे कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अर्थात पौ फटे सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज व्यायाम करना है। आज का समय समाप्त हो गया है। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और किस प्रकार मामा सोन अपने आप को इस परिस्थिति में उलझा पाकर भी अपना संयम नहीं खोएंगे।
वह हम देखेंगे।